हेलो फ्रेंड्स। मैं शुभम चतुर्वेदी सुपर 81 में आपका स्वागत करता हूं। इसके जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि तीन कठिया प्रणाली अपनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और उनके द्वारा अपनाने के बाद उसमें ये इम्पोर्टेंट उसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठा जमीन नील की खेती करना। और इससे किसान क्या थे, असंतुष्ट थे। और किसान असंतुष्ट होने की वजह से उनका पहला कारण तो ये था असंतुष्ट होने का कि नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती कर लेने के बाद जो उनकी जड़ें होती थी, काफ़ी नील की जो नील का पौधा होता था उनकी जड़ें जो होती थी काफ़ी लंबी होती थी। और इसकी वजह से 2-3 बार खेती कर लेने के बाद उनकी खेत की जो उर्वरता होती थी समाप्त हो जाती थी। पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि जो यहाँ पर देखा जाए कि उस समय 1900 अगर बात करें उस समय की 1917 की, तो आसपास के बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पर कृत्रिम रंग बनना स्टार्ट हो चुका था। और कृत्रिम रंग जब बनना स्टार्ट हो चुका था तो इसकी अपेक्षाकृत जो था वह रंग सस्ता मिलता था। तो नीलहे क्या करते थे कि उस रंग इनको जो नील जो खरीदारी करते थे वह कम रेट पर लेना चाहते थे। और कम रेट पर ये लोग देना नहीं चाहते थे। देंगे तो हानि होगी, तो देगा कौन? तो इसकी वजह से किसान क्या थे, असंतुष्ट थे। फाइनली महात्मा गांधी जी आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद महात्मा गांधी जी यहाँ पर इन लोगों को 3 कट्ठे प्रणाली यानी कर, यानी जो लोग कर एक्स्ट्रा लेते थे, यानी कि नील की खेती जो लोग नहीं करना चाहते उनसे जो है एक्स्ट्रा कर लेकर के मुक्त कर देते थे। लेकिन जो लोग कर एक्स्ट्रा नहीं देते थे उनसे जो है नील की खेती कराना ही चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी आते हैं और इससे वो इस कमेटी बनती है, उस कमेटी के सदस्य बनते हैं। और वो अपनी 2 डिमांड रखते हैं कि पहला तो ये था कि कर को पूर्ण रूप से यहाँ से कर को समाप्त कर दिया जाए। और दूसरी चीजें जो एक्स्ट्रा कर अब तक लिया गया है उसको जो है वापस किया जाए। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से तो वापस नहीं किया जाता है, लेकिन कहा जाए 25% वापस किया गया था। तो फाइनली वहां पर चंपारण आंदोलन में हम लोग ये जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग कवर करेंगे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन को, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन। तो आइए अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस समय की बात, ये बात है 1918। 1918 1918 में अहमदाबाद जो था व्यापारिक केंद्र बन चुका था, प्रमुख रूप से व्यापारिक केंद्र बन चुका था। और यहाँ पर व्यापारिक केंद्र क्यों बन चुका था? क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वहाँ कपास उद्योग को विकसित कर चुके थे। कपास उद्योग, कपास उद्योग को क्या कर चुके थे, विकसित कर चुके थे। कपास उद्योग, कपास उद्योग को क्या कर चुके थे, विकसित कर चुके थे। विकसित कर चुके थे, विकसित कर चुके थे अंग्रेज। और इसकी वजह से वहां पर बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित हुई। और इसकी वजह से व्यापारिक केंद्र बन गया अहमदाबाद। अब यहाँ पर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ क्या, कारण क्या था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बात यहाँ पर जाती है 1917 में। 1917 में हुआ क्या कि एक भयंकर बीमारी जो है स्टार्ट हुई, यानी बीमारी आ गई। और इस बीमारी का नाम था प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। प्लेग नामक बीमारी आती है। और प्लेग नामक बीमारी आ जाने के बाद यहाँ पर हुआ क्या कि जो छोटे किसान, छोटे बड़े सभी लोग थे मजदूर, जो बड़े लोग थे वो तो अपना इलाज कर लेते थे, लेकिन जो छोटे लोग थे इससे परेशान हो गए। परेशान यानी कि उनके पास पैसा था नहीं और वो क्या हो गए, परेशान। परेशान हो जाने के बाद छोटे छोटे लोग जो थे वो है अपना जो सैलरी था, जो वेतन था, वेतन उसमें वृद्धि करने के लिए आग्रह किए। वृद्धि करने के लिए आग्रह किए। आग्रह किए किससे? यहाँ के जो मिल के मालिक थे उनसे जो है आग्रह करते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए। अब फाइनली ये लोग इससे इनकार कर देते हैं। कौन? जो मिल के मालिक थे वो लोग इनकार कर देते हैं सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो अच्छा, बढ़ाते नहीं है, जब बढ़ा नहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ के मजदूर करते क्या है, मजदूर फाइनली परेशान होकर के, असहाय होकर के वहां से पलायन होने यानी भागने लगते हैं दूसरे राज्य में। दूसरे राज्य में ये लोग क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं, जाने लगते हैं। जब ये भागने लगते हैं, ये बात मिल के मालिक को पता होता है, तो वो फाइनली करते क्या है, कहते हैं कि अगर सभी लोग चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो ये एक लोभ देते हैं लोगों को। लोभ क्या देते हैं? लोभ देते हैं प्लेग बोनस का।
प्लेग बोनस। प्लेग बोनस का लोभ देते हैं, यानी कि अब इसी पर प्लेग बोनस का जब वो लोभ देते हैं तो सारे मजदूर रुक जाते हैं। अच्छा, प्लेग बोनस 1917 तक चलता है। ज्यों ही 1918 में ये प्लेग बोनस समाप्त हो जाता है। प्लेग बोनस समाप्त हो जाने के बाद फिर सभी मजदूर परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग फिर से महात्मा गांधी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले महात्मा गांधी एक सफलता मिल चुकी थी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है अच्छा, घटना कहाँ की थी? एक टेक्सटाइल कंपनी थी। टेक्सटाइल की बात है, टेक्सटाइल कंपनी की बात है। अब यहाँ पर जब सभी लोग परेशान हो जाते हैं तो महात्मा गांधी जी को फिर से याद करते हैं। और महात्मा गांधी जी को याद कौन करते हैं? यहाँ पर जैसे इसके पिछले हम लोग चंपारण आंदोलन में देखें कि सपोर्ट के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ साथ जेवी कृपलानी जी, ये लोग सभी लोग उनके सपोर्ट कर रहे थे। वैसे यहाँ पर कौन सपोर्ट किया? तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए अगर हम लोग देखें तो अनसुईया बेन इनका सपोर्ट की। और वहीं पर इनके भाई अंबालाल साराभाई इनका विरोध करते हैं। किसका? महात्मा गांधी का। यहाँ पर अनसुईया बेन जी इनका जो है सपोर्ट करते हैं और इनके भाई जो अंबालाल साराभाई क्या करते हैं? विरोध करते हैं। महात्मा गांधी जी आते हैं और यहाँ पर इन लोगों की बात सुनते हैं और सुनने के बाद महात्मा गांधी जी एक निर्णय लेते हैं। यह बात जाती है न्यायाधिकरण के पास जाती है और महात्मा गांधी जी यहाँ बैठते हैं और कहते हैं न आपकी न हमारी, यानी कि 35%। अच्छा, यहाँ पर मांग के जो मजदूर थे वो 50% मांग किए थे और यहाँ के जो मिल मालिक थे वो 20% देने के लिए तैयार थे, सहमत थे। तो महात्मा गांधी जी बात सुनते हैं। इन दोनों के बीच में काफी अंतर था, डिफरेंस था। अच्छा, डिफरेंस क्यों था? ये 50% मांग रहे थे, काफी अधिक मांग रहे थे। उनकी भी गलती नहीं थी। उसी समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो ज्यादा क्षति हुई थी, इससे महंगाई काफी अधिक थी। इसकी वजह से यहाँ पर महात्मा गांधी जी फाइनली जब आते हैं तो एक निर्णय लेते हैं कि न आपकी न हमारी, यानी 35% देना ही होगा। यहाँ पर न्यायाधिकरण जी देखते हैं और सोचते हैं और 35% पर ये जो है सहमत होते हैं। तो सहमत हो जाने के बाद महात्मा गांधी को फिर से दूसरी जीत मिलती है, दूसरी सफलता मिलती है। इस प्रकार अहमदाबाद मजदूर आंदोलन समाप्त होता है। फिर आज हम लोग कवर करेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन देखिए, खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा एक क्षेत्र था। वहां पर होता क्या, आसपास में हम लोग देखते हैं कभी कभी जो खेती होती है, कभी अनाज अधिक पैदावार होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये तो फाइनली होता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि काफी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है और वहां के जो किसान थे, खेड़ा यहाँ के जो किसान थे, ये जो है परेशान हो जाते हैं। सूखा पड़ जाता है और उनकी जो पैदावार थी वह 1/4 से कम होने लगती है। 1/4 से भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अब ये जो यहाँ पर 1/4 से भी कम होने लगती है, उसके बावजूद भी अंग्रेज वहां कर वसूलते थे। उतना ही कर लेते थे, वसूलते थे, उतना ही कर लेते थे जितना कि पहले लिया करते थे। अब इन लोगों के पास 1/4 से भी कम, 3/4 घाटा हानि होता था, उसके बाद भी कर उतना वसूला जाता था। अब इन लोगों के पास जब खाने के लिए नहीं कुछ है तो कर कहाँ से देंगे? कर नहीं दे पाते थे, परेशान हो गए। यानी ये लोग कहते थे कि हम लोगों के पास इतना है ही नहीं तो कहाँ से हम देंगे। लेकिन ये बात जब ये कहते थे अंग्रेज से, ये लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनको ये लगता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर इससे लोग परेशान हो जाते हैं तो फाइनली महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी यहाँ पर आते हैं। महात्मा गांधी जी जब आते हैं, यहाँ पर कर लिया जाता था। तो महात्मा गांधी जी जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनका स्वागत कौन करते हैं? महात्मा गांधी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कैसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर उस समय चर्चित वकीलों में गिने जाते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कैसे इनसे मिले महात्मा गांधी से? देखिए, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विट्ठल भाई पटेल थे।
विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो थे गुजरात के खेड़ा वाले क्षेत्र जहां पर ये आंदोलन चल रहा था उस क्षेत्र के जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के देखरेख में थे। और वहां पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इनका सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी जी का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विट्ठल भाई पटेल जो है यहाँ खेड़ा वाले क्षेत्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की देख रेख कर रहे थे। सोसाइटी की देख रेख कर रहे थे। और ये बनाया कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसकी वजह से इनका सपोर्ट करते थे। अब महात्मा गांधी जी आए यहाँ पर, तो यहाँ पर लोगों की बातों को सुना कि बात क्या है, समस्या क्या है। तो लोगों ने बताया कि ऐसी सी बात है, 1/4 से भी कमी हम लोगों को अनाज पैदावार हो रहा है, तो हम लोग कर कैसे देंगे। महात्मा गांधी जी आते हैं और बात को जब सुनते हैं तो कहते हैं ये तो गलत है। यानी कि हम भी ब्रिटिश वहां से ही पढ़ करके आए हैं, वकालत करके आए हैं, उनके ही संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। और यानी कि 1/4 यानी 3/4 अगर हानि हो रही है तो कर न लिया जा यानी कर नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कर की वसूली नहीं करना चाहिए। ये तो उनके ही संविधान में है। तो इन लोग ये बातें महात्मा गांधी इनको बताते हैं। और महात्मा गांधी जब सभी लोगों को बताते हैं तो ये बात आग्रह करते हैं कि आप लोग एक बड़ा सा भीड़ एकत्रित करिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सभी लोग गांव में जाकर के जागरूक करते हैं। उसमें एक मोहनलाल पांड्या जी हैं। मोहनलाल पांड्या मोहनलाल पांड्या से महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप जा करके गांव गांव में जागरूक करिए। जागरूक करने के बाद मोहनलाल पांड्या से महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप खेत से जितना भी अनाज लाना है लेकर के आइए। वहां पर मोहनलाल पांड्या जाते हैं और सारे अनाज को लेकर चले आते हैं। जब इस बात की जानकारी अंग्रेज को होती है तो वो इस चीज को बताते हैं और फाइनली मोहनलाल पांड्या को ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद मोहनलाल पांड्या के ऊपर फिर उसके बाद इनको बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बना लेने के बाद अब इसके बाद होता क्या है कि ये अंदर जाने के बाद जितने लोग हैं महात्मा गांधी सबको कहते हैं ऐसा करने के लिए। तो सभी लोग ऐसा करने के बाद सभी लोग क्या करते थे? अपनी सहमति से जेल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमको भी ले चलिए। अब इस वजह से अच्छा क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि महात्मा गांधी इसके पहले जो है काफी 2-3 यहाँ पर देखिए अहमदाबाद, इसके पहले चंपारण, 2 सफलता इनको मिल चुकी होती है। इसकी वजह से काफी विश्वास था लोगों का उनके ऊपर, इसकी वजह से उनकी बात को मानते थे। और महात्मा गांधी की बात मान करके लोग अपने से स्वेच्छा से वहां पर जाने लगे। जब सभी लोग जाने लगे तो फाइनली अंग्रेज को झुकना पड़ा कि अब झुकने के बाद महात्मा गांधी से वो मिलते हैं। और महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद कहते हैं कि क्या किया जाए। तो महात्मा गांधी जी एक सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि फाइनली ये है कि जो कर आप ले रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, तो गलत तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो लोग सक्षम हैं उनसे आप कर लीजिए और जो लोग असक्षम हैं उनसे कर न लिया जाए। इस बात को लोग स्वीकार करते हैं और स्वीकार कर लेने के बाद फाइनली यहाँ पर खेड़ा आंदोलन समाप्त होता है और महात्मा गांधी को फिर से सफलता मिलती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यहाँ पर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन बात कब की है? 1918 की। कब की बात है? 1918 और 1918। यानी कि कभी यहाँ पर पूछा जाता है एक और यहाँ से कि यहाँ पर सपोर्ट कौन किए थे? तो अनसुईया बेन। और यहाँ पर विरोध कौन किए थे? अंबालाल सारा भाई। और यहाँ से भी पूछा जाता है कौन कौन लोग सपोर्ट में थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई, और इसके साथ साथ अनसुईया बेन भी इसमें आ चुकी थी। अनसुईया बेन यहाँ भी आई थी सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके बाद रॉलेट एक्ट यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन। तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो फाइनली उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।